सम्मानीय शिक्षक साथियों, चौहानी एजुकेशन में चैनल में आपका स्वागत है। आज हम शासकीय सेवकों के लिए सेवाकाल के दौरान आने वाले तिथियों के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होते रहेगी। साथ ही वीडियो को शेयर एवं लाइक ज़रूर करें। आइए अब हम सेवाकाल के दौरान आने वाली तिथियों के विषय में चर्चा करेंगे। साथियों, किसी भी शासकीय अशासकीय कर्मचारियों आबलिक शिक्षकों के लिए उसके सेवाकाल में नीचे दी गई तिथियां महत्वपूर्ण स्थान रखती है। क्रमशः इनका विवरण इस प्रकार है, देखेंगे हम। नंबर 1 में प्रथम नियुक्ति तिथि, नंबर 2 में पदभार आबलिक कार्यभार ग्रहण तिथि विद्यालय आबलिक कार्यालय में, तीसरे में परिवीक्षा समाप्ति तिथि, चौथे में स्थानांतरण तिथि, पांचवें में नवीन विद्यालय आबलिक कार्यालय में पदभार आबलिक कार्यभार ग्रहण तिथि, छठवें में पूर्ण वेतनमान प्राप्ति तिथि, सातवें में प्रथम क्रमोन्नत वेतनमान प्राप्ति तिथि, आठवें में पदोन्नति तिथि, नौवें में द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान प्राप्ति की तिथि, 10वें में सममान वेतनमान तिथि और 11वें नंबर पर सेवा निवृत्ति तिथि। इन सभी के विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जानेंगे कि इन तिथियों का सेवाकाल के दौरान कितना महत्वपूर्ण स्थान रहता है। नंबर 1 में देखेंगे प्रथम नियुक्ति तिथि। यह वह तिथि होती है जब एक कर्मचारी को प्रथम बार शासकीय सेवा में किसी पद पर चयन हेतु सक्षम अधिकारी का नियुक्ति पत्र प्राप्त होता है। पत्र प्राप्ति के पश्चात कर्मचारी आबलिक शिक्षक अपने विभाग के वरिष्ठ मुख्यालय कार्यालय में प्रथम बार पदभार ग्रहण करने हेतु प्रस्तुत होकर अपना पदभार ग्रहण करता है। वही उसकी प्रथम नियुक्ति तिथि कहलाती है। यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि केवल सक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्ति पत्र मिल जाने पर पत्र की तिथि प्रथम नियुक्ति नहीं होती, बल्कि जब कर्मचारी विभाग में जिस तिथि को प्रथम बार कार्यभार हेतु प्रस्तुत होता है और पदभार ग्रहण कर लेता है, वही तिथि प्रथम नियुक्ति होती है। दूसरा नंबर का जो बिंदु है वो है पदभार आबलिक कार्यभार ग्रहण तिथि विद्यालय आबलिक कार्यालय में। तो उक्त बिंदु में जिस प्रकार जानकारी दी गई है कि सक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्ति पत्र मिलने के पश्चात जिस तिथि को कर्मचारी संबंधित विभाग के कार्यालय या विद्यालय में जहां उसे कार्य करना होता है वहां उपस्थिति देकर अपना कार्यभार ग्रहण करता है, वहीं उसकी पदभार ग्रहण तिथि होती है। तीसरे नंबर का जो पॉइंट है, बिंदु है, वो परिवीक्षा समाप्ति तिथि। कर्मचारी की जब किसी भी शासकीय विभाग में प्रथम बार नियुक्ति होती है तो कर्मचारी के कार्य व्यवहार की जांच हेतु उन्हें 3 से 5 साल की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है। यदि परिवीक्षा अवधि के दरमियान कर्मचारी का कार्य एवं उसका व्यवहार संतोषप्रद पाया जाता है, तब उसकी इस अवधि को समाप्त कर नियमित वेतनमान पर पदस्थ कर दिया जाता है। जिस तिथि को कर्मचारी की परिवीक्षा अवधि समाप्त होती है उसी तिथि को परिवीक्षा समाप्ति तिथि कहा जाता है। चौथा नंबर का जो प्रमुख बिंदु है वो स्थानांतरण तिथि है। निश्चित ही एक कर्मचारी जब किसी विभाग में पदस्थ होता है तो समय अनुसार उसे भिन्न भिन्न कार्यालयों आबलिक विद्यालयों में आवश्यकता अनुसार स्थानांतरित किया जाता है। जिस तिथि को कर्मचारी का स्थानांतरण का आदेश जारी होता है उसी तिथि को स्थानांतरण तिथि माना जाता है। 5वां नंबर का बिंदु है नवीन विद्यालय आबलिक कार्यालय में पदभार आबलिक कार्यभार ग्रहण तिथि। तो कर्मचारी या शिक्षक के द्वारा स्थानांतरण हो जाने के पश्चात अपने नवीन कार्यालय या विद्यालय में जिस तिथि को पदभार कार्यभार ग्रहण किया जाता है उसी तिथि को विद्यालय या कार्यालय की कार्यभार पदभार ग्रहण तिथि कहते हैं। आगे देखेंगे हम 6वें नंबर का जो बिंदु है वो पूर्ण वेतनमान प्राप्ति तिथि। कर्मचारी आबलिक शिक्षक के द्वारा परीक्षा अवधि पूर्ण करने के पश्चात उसे जिस तिथि से पूर्ण वेतनमान प्राप्त होता है
उसी तिथि को पूर्ण वेतनमान प्राप्ति तिथि माना जाता है। 7वां नंबर का जो बिंदु है, प्रथम क्रमोन्नत वेतनमान प्राप्ति तिथि। कर्मचारी या शिक्षक को प्रत्येक 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान किया जाता है। यह वेतनमान जिस तिथि से कर्मचारी को प्राप्त होता है वही तिथि उस कर्मचारी की क्रमोन्नति तिथि कहलाती है। क्रमोन्नत वेतनमान से आशय यह है कि कोई कर्मचारी या शिक्षक जिस पद पर पदस्थ होता है उसका पद तो वही होता है, अर्थात कर्मचारी जिस पद पर पूर्व में पदस्थ था उसी पद पर वर्तमान में ही कार्य करता है, किंतु उसके वेतनमान का क्रम बदलकर उसे ऊपर के पद का वेतनमान प्राप्त होने लगता है, जिसे कि क्रमोन्नत वेतनमान कहा जाता है। 8वें नंबर का जो बिंदु है वो पदोन्नति तिथि। जैसा कि स्पष्ट है, समय समय पर कर्मचारियों शिक्षकों की पदोन्नति होती है, अर्थात उनके पद में उन्नति होती है। जो कर्मचारी जिस पद पर होता है उसे उससे ऊपर के पद पर पहुंचाया जाता है। कर्मचारी का जब पद बदलता है और यह पद जिस तिथि को बदलता है उसी तिथि को पदोन्नति तिथि माना जाता है। कभी कभी पदोन्नति के साथ साथ कर्मचारी अन्य कार्यालय या विद्यालयों में स्थानांतरित भी कर दिए जाते हैं। इस तरह कर्मचारी की पदोन्नति तिथि एवं स्थानांतरण की तिथि एक ही होती है। इसके बाद हम देखेंगे नंबर 9 बिंदु, द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान प्राप्ति तिथि। जैसा कि ऊपर क्रमोन्नति तिथि के बारे में जानकारी दी गई है कि जब कर्मचारी 12 वर्ष की अवधि पूर्ण कर लेता है तब उसे प्रथम क्रमोन्नति प्राप्त होती है। इसी तरह दूसरी बार जब कर्मचारी दूसरे क्रम में पुनः 12 वर्ष का इस तरह कुल 24 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर लेता है तब उसे द्वितीय क्रमोन्नति अर्थात क्रमोन्नत वेतनमान प्राप्त होता है। जिस तिथि से कर्मचारी को द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान प्राप्त होने लगता है वही तिथि उसकी द्वितीय क्रमोन्नति तिथि कहलाती है। 10वां नंबर का जो बिंदु है, समयमान वेतनमान तिथि। तो समयमान वेतनमान से आशय है कि कर्मचारियों के द्वारा लंबे अरसे से किसी विभाग में सेवा दिए जाने के फलस्वरूप दिया जाने वाला वेतन लाभ है। कर्मचारी को समयमान वेतनमान उस समय मिलता है जब उसे सेवा करते हुए प्रथम द्वितीय क्रमोन्नति अर्थात क्रमोन्नत वेतनमान प्राप्त हो चुका है और उसके सेवा काल की अवधि 30 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। इस तरह कर्मचारी या शिक्षक की सेवा को देखते हुए उसे समयमान वेतनमान प्रदान किया जाता है। जिस तिथि से यह वेतनमान प्राप्त होता है उसी तिथि को समयमान वेतनमान तिथि कहा जाता है। अगला जो बिंदु है, सेवानिवृत्ति तिथि। तो नाम से ये स्पष्ट है कि सेवा से निवृत्त होना अर्थात एक कर्मचारी किसी विभाग में कार्य करते हुए 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है, उसके पश्चात उसे अपनी सेवा से मुक्ति होना होता है। जिस तिथि को कर्मचारी सेवा से मुक्त होता है उसी तिथि को सेवानिवृत्ति तिथि या रिटायरमेंट डेट कहा जाता है। इस तरह एक कर्मचारी या शिक्षक के सेवा काल की उक्त महत्वपूर्ण तिथियां होती है। इसके अलावा अन्य क्षेत्र की भी कुछ तिथियां हो सकती है जिनका विवरण यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार का यह महत्वपूर्ण अपडेट सेवा काल के दौरान होने वाली तिथियों के बारे में था। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो में और अन्य जानकारी वाले वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।